दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए थे बट गलती से आपसे गलत हो गए हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। दोस्तों कल ही मैंने पढ़ाया था कि अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, ठीक है, एक होता है दोस्तों शब्दालंकार, ठीक है, शब्दा धन अलंकार करेंगे तो ये ल के ऊपर बिंदी आ जाएगा। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है दोस्तों अर्थालंकार, ठीक है। जो अर्थ पे होते हैं वो अर्थालंकार, जो शब्द से संबंधित होते हैं वो होता है आपका शब्दालंकार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्दालंकार की बात करेंगे तो शब्दालंकार में क्या आ जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार आएगा, शब्दालंकार आ जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार जो है ये आपका शब्दालंकार का उदाहरण है, ठीक है। यमक अलंकार जो है ये शब्दालंकार का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम आराम से चीजों को देखना है, समझना और पढ़ते चलना है, ठीक है। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती को सुधारिए। कह रहा है कि जहां शब्दों शब्दांशों की आवृत्ति हो, ठीक है। अब देखिए आपके सामने वर्णों की आवृत्ति समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या दे रहा है कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो मतलब एक ही शब्द दो बार आ जाए। कहने का सेंस समझिए, शब्दों की आवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जब एक ही शब्द जब क्या हो जाए दोस्तों, दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए तब उसे क्या कहा जाता है। ऐसे में आप जानते हैं, अच्छा और आगे भी दे रहा है, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न और अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। कनक कनक तय सौगुनी मां दक्ताय अधिकाय, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कनक का अर्थ अलग अलग है, एक धतूरा और एक आपका सोना, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब जो काले बादल है उनका घमंड घटा, यानी घट गया कम हो गया, तो दोनों घटा का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, ठीक है। तीन बेर मतलब तीन बार खाती थी और तीन बेर खाती है, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, ठीक है। तो तीन बेर खाने वाला फल होता है वो कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये अलग अलग सेगमेंट में इसका अर्थ इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक आपके टेस्ट के लिए बता देता हूं। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मरहम और मरहम जो इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, ये दो अलग अलग मरहम है। एक तो मरहम यानी अपने मरने की बात कर रहा है और एक मरहम की बात कर रहा है, दवा की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की खासियत है कि जब कभी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए किंतु 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 अर्थ क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, अलग अलग जब अर्थ आएगा तब आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कुछ बच्चे यमक और श्लेष में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, श्लेष अलंकार में चिपका हुआ अर्थ होता है, ठीक है, चिपका हुआ अर्थ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और यहां पर याद रखेगा, अब देखिए अनेक अर्थ, आप ऐसे यहां भी तो कहोगे कि यार शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सर अंतर क्या है फिर, यहां पर भी तो जो शब्द के अर्थ होते हैं अनेक होते हैं। अंतर यह दोस्तों कि यहां पर शब्द की आवृत्ति होती है और श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर मीनिंग अलग होता है, यहां पर श्लेष अलंकार आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की आप चीजें याद रखिएगा। यहां पर फिलहाल आपका यमक अलंकार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पे यति। दोस्तों कल मैंने पढ़ाया था, पहले याद रखेगा 13 11 13 11, ठीक है। ये 13 11 13 11 क्या होता है, जो मैं पीछे पढ़ाया वो मैं आपको याद कराते चल रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा छंद के मामले में कमजोर है, ठीक है। तो याद रखेगा दोहे में पहले में 13 फिर 11 फिर 13 11, फिर हमने पढ़ा था दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों, सोरठा होता है। दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, ठीक है। ये आपका सोरठा हो गया। और ये भी बताया था जिसको जिसको गाया जा सकता है, क्या कर सकता है, जिसको गाया जा सकता है, वहां पर आप ऑटोमेटिक अपना उदाहरण ले सकते हैं, वहां पर हरि गीतिका होता है, ठीक है, हरि गीतिका होता है, ठीक है। जैसे श्री रामचंद्र कृपा
बालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। तो याद रखेगा क्या हो जाएगा वहां पर हरि गीतिका छंद, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कह रहा 24 मात्राएं, ठीक है, 24 मात्रा भाई, तो यहां पर भी आप देखिए 24 मात्रा है, 11 13 की यति है, तो याद रखेगा। लेकिन यहां पर जो जिसकी बात कर रहा है यहां पे आपके सामने, अच्छा 11 13 की यति है, तो यहां पर भी देखिए आपके सामने एक रोला दे रहा है और एक आपके सामने सोरठा दे रहा है, ठीक है। तो रोला और सोरठा की बात करें तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये सम मात्रिक छंद की बात कर रहा है, ऐसे में रोला करिएगा, क्या करिएगा, रोला करिएगा दोस्तों। ये रोला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सम मात्रिक छंद में ये रोला जो होता है सही जवाब हो जाएगा। यहां पर 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और लास्ट में हमेशा लघु और दीर्घ मात्राएं भी होती हैं, ठीक है, तो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप रोला करिएगा, आप सोठा से मिलता जुलता जरूर है लेकिन सोठा आपको यहां पे नहीं करना, ये रोला यहां पे आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। करा वह मात्रिक समछंद है या वह सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, ठीक है। 16 मात्रा किसमें हो जाता है दोस्तों, तो 16 मात्रा होता है सिर्फ किसमें, चौपाई में, ठीक है, किसमें, चौपाई में। याद रखिएगा दोहा में भी 24 मात्रा आएगा, सोठा में भी 24 मात्रा आएगा और रोला में भी 24 मात्रा आएगा, ये याद रखिएगा। दोहा, 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 सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा और आपका रोला, इन तीनों में क्या होता है दोस्तों, 24 मात्राएं होती, क्या होती है, 24 मात्राएं होती, ठीक है। कैसे, ओ की मात्रा, दोहा, सोरठा, रोला, तो याद रखें दोस्तों इन सभी में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं, जहां पर ओ वाली मात्राएं, ओ वाले मात्राएं ऐसे करके याद रखें, एक सिंबल बनाना पड़ेगा ना। और चौपाई में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौपाई में याद रखेगा यहां टोटल 24 मात्राएं थी, यहां प्रत्येक चरण में, यहां एक एक चरण में 16-16 मात्राएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुल 16 मात्राएं, यहां पर एक एक चरण में क्या है दोस्तों, 16-16 मात्राएं हैं, तो उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 16 मात्राएं कहां होती हैं, आपके चौपाई में होती हैं, ठीक है। जैसे आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, दोहा मिलता है, फिर आपको चौपाइयां मिलती है, ठीक है। तो चौपाइयों में जब आप गिनती करेंगे तो 16 मात्राएं ये प्रत्येक चरण में नजर आएंगी और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है। करा चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक है दोस्तों। यहां पर तो आपको पढ़ करके उत्साह का बोध हो रहा होगा और जहां कहीं भी उत्साह का बोध होता है याद रखेगा वहां पर क्या होता है दोस्तों, उत्साह का बोध हुआ नहीं, यहां पर वीर रस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के पहले भी मैं पढ़ा था हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका उत्साह का बोध, जहां कहीं भी उत्साह का बोध हो जाए पढ़ने से वहां पर क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। और श्रृंगार कब होता है, जब नायक नायिका की बात आती, किसकी बात आती है, जब कभी नायक नायिका की बात आती तब श्रृंगार का होगा। और उसमें भी दो कंडीशन, या तो वो एक दूसरे से मिलन की बातें दिखा रहा हो या तो विरह की बातें दिखा रहा हो, तो यहां पर संयोग और वियोग दो अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। और हास्य में हंसने वाला और भक्ति में भक्ति रस हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा, ठीक है। लिख रहा है चंद टरे सूरज टरे, मतलब चांद टल जाए, सूरज चल जाए, टरे जगत व्यवहार, पूरे संसार का व्यवहार बदल जाए, पय दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। लेकिन याद रखिए दुनिया में सब कुछ टल सकता है लेकिन कभी सत्य को टाला नहीं जा सकता, याद रखिएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां भी उत्साह आ जाएगा, तो इसके वजह से दोस्तों यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका वीर रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है। और ये सभी चीजें आपके लिए जरूरी हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए घुमा फिरा कर कैसे भी करके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कराए निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, ठीक है। लोकोक्ति चुनना है। अब यहां पे और क्या क्या दिया है, तो दोस्तों लोकोक्ति अलग होती है और मुहावरे अलग होते हैं, ठीक है। लोकोक्तियां क्या होता है, लोक धनुक्ति जिसका निर्माण लोगों के बोलने चालने से शुरू हुआ है, और मुहावरा अलग होता है, ठीक है। कर अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक है। याद रखिएगा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये लोकोक्ति है। कैसे आप पहचानेंगे लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति दोस्तों देसी लैंग्वेज टाइप का लगेगा, मतलब आपको पढ़ने से एहसास होगा कि इसको शायद जो है लोग आम बोलचाल की भाषा में व्यंग करने के लिए लोग बोलते थे, अरे कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक है। तो याद रखेगा ये, और मुहावरे जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छा मान लीजिए
आपसे भी पूछ दे कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे अंक भरना, तो अंक भरने का तात्पर्य होता है दोस्तों गले लगना। क्या होता है दोस्तों? गले लगना, अंक भरना, ठीक है, गले लगना। इसी तरह आस्तीन का सांप क्या होता है? कपटी मित्र। कपटी मित्र को क्या कहा जाता है? आस्तीन का सांप कहा जाता है। क्यों? एक तरफ मित्र है, दूसरी तरफ हमें धोखा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? कपटी मित्र हो जाएगा। इसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, मतलब अलग दो व्यक्तियों के मध्य भिन्नता को बताता दोस्तों, ठीक है। कह रहे कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली, यानी एक राजा और एक भिखारी की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका जो दिया गया है ये लोकोक्ति है, ठीक है। कह रहा है गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? अवारणीय सुख, ठीक है। अवारणीय कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, अवर्णनीय लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अवर्णनीय, मतलब ऐसा सुख जिसका वर्णन न किया जा सके, लेकिन अवारणीय लिख के ऐसे गलत कर दिया, ठीक है, वरना सही बन सकता था, ठीक है। गूंगे के हाथ में गुड़ है तो परेशान करने के लिए दिया, गूंगे का गुड़ नहीं। याद रखिएगा अवर्णनीय सुख कहा जाता है ऐसा सुख, ऐसा चरम सुख जिसका मतलब वर्णन न किया जा सके, आपको इतना आराम मिला वहां पर, इसे कहा जाता है गूंगे का गुड़। क्या कहा जाता है? गूंगे का गुड़। ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का पहचान करना है, जो सही है वो बताना है, ठीक है। कर जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, ठीक है। बहुत तेज तेज का मतलब क्या है? सीधे बोलते हुए बहुत तेज दौड़कर चला गया, बहुत तेज तेज कह के दोस्तों गलत कर दिया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं दोस्तों, नहीं देना चाहिए, ठीक है, ऐसा होगा। देश के लिए उसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ठीक है। देश के लिए अधिक, सर्वस्व का मतलब क्या? सर्व माने क्या होता है दोस्तों? सर्व माने भी तो अपना होता है, सर्व माने भी तो अपना, तो याद रखिए यहां अपना बोलने के नहीं, देश के लिए उसने, उसे, देश के लिए उसे नहीं, उसने होगा यहां पर, ठीक है, उसने अब सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसा होना चाहिए। तो 3 में तो गलतियां दिख रही हैं, अब एक ही बचा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए, जो सही है उसको बोलिए। वह धीमी स्वर बोला, धीमी स्वर बोला नहीं, वह धीमी स्वर में बोला। चलिए आगे देखते हैं। वह धीमे स्वर में बोले नहीं दोस्तों, क्यों? यहां पे आपका एक वचन है, तो यहां बहुवचन कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुवचन है ना, ये बहुवचन करके क्या कर दिए? गलत कर दिए, ठीक है। कह रहा वह धीमे स्वर में बोला है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। बोला में क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, बोला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां भी एक वचन है, यहां भी एक वचन है और यहां भी एक वचन, तो मुझे लगता है यही सही हो जाएगा। वे आपका बहुवचन है और यहां आपका एक वचन दिया है, ये आपका एक वचन दे दिया दोस्तों, तो एक वचन भी तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपके सामने सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही बचा जो आपका सही दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? मैं आपको विराम चिन्हों के बारे में बताऊं तो देखिए, सबसे पहले होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है पूर्ण विराम। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक होता है ऐसे कामा, जिसको आप कामा पढ़ते हैं ना, इसको आप कहते हैं दोस्तों अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम। मैं सब बता दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है सेमी कॉलम, जिसको आप बोलते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों अर्ध विराम। क्या कहते हैं? इसको अर्ध विराम कहा जाता है, ठीक है। और एक इसके बाद ऐसा होता है, देखिए खाली ऐसे 2 बिंदी बना होता है, ऐसा होता है, इसको कहा जाता है उपविराम। क्या कहते हैं? उपविराम कहा जाता है, ठीक है, उपविराम कहा जाता है। तो ये बात को समझिएगा, ठीक है। और एक खाली पॉइंट होता है दोस्तों, इसको भी फुल स्टॉप कहा जाता है, पूर्ण विराम कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम यहां नहीं करते हैं, ये इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में थोड़े करते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहां पे आपका पूछा अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? कामा को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहा जाता है। भाई कामा ही मत याद रखिए ना, आप इनको भी याद रखिए, क्या पता आपसे परीक्षा में उपविराम पूछ दे। आज भी अगर परीक्षा में उपविराम पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलतियां करेंगे कि हाँ सर ये चीजें हमने जो हमसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य बनाओ। यहां पे क्या करना है दोस्तों? सरल वाक्य का निर्माण करना है। आपके सामने वाक्य कैसा दे रहा है, ठीक है।
आइए देखते हैं। कह रहा जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, कह रहा है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अब इसको आपको अगर सरल वाक्य बनाना तो कैसे बनाओगे? तो पहले तो जैसे तैसे अब तब जब सब हटाना पड़ेगा, तो जैसे तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। वर्षा होती है पर मोर नहीं नाचने लगते हैं, तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। वर्षा होने पर मोर नाचने नहीं लगते हैं, ये भी सेंटेंस इधर है। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आप खुद से सही कर लीजिए ना, इसमें इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, तो सरल वाक्य आपसे बनवा रहा है। मैं आगे चल के जब आपसे सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य में बदलवाऊंगा तब आप कहोगे सर हाँ अब क्वेश्चन कठिन हो रहा, अभी तो आपको कम जो है कठिन सवाल दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। हस्तलिखित में कौन सा समास है? हस्तलिखित का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? हस्तलिखित का मतलब होता है हस्त द्वारा लिखित। क्या होता है? हस्त द्वारा लिखित, मतलब हाथ के द्वारा लिखित, इसी को कहा जाता है हस्तलिखित, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हस्तलिखित में समास होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि बहुब्रीहि तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुब्रीहि में हम इस्तेमाल करते हैं पर्यायवाची का। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बहुब्रीहि समास कहता है कि जब दोनों पद अप्रधान हो जाए। क्या कहता है दोस्तों? जब दोनों पद अप्रधान हो जाए और कोई तीसरा पद क्या हो जाए? कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, तीसरा पद प्रधान हो जाए, तब वहां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और तीसरा पद प्रधान होने का तात्पर्य क्या है? पर्यायवाची होगा। और द्वंद्व में क्या हो जाता है दोस्तों? द्वंद्व की खासियत है जहां दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे सुख दुख, जैसे लाभ हानि, जैसे दिन रात, जैसे जो है पाप पुण्य, जैसे सत्य असत्य, ठीक है, छोटा बड़ा, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, ठीक है, ये द्वंद्व हो जाता है। कर्मधारय में तारीफ वाली बातें हैं, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपका तत्पुरुष ही बनेगा। तो हस्तलिखित में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास है भाई? शोकाकुल। तो याद रखेगा शोकाकुल में भी क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। शोकाकुल में भी देखिए तारीफ तो कोई हो नहीं रही कि हम उसको कर्मधारय कर दें, ठीक है। तो शोकाकुल में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको अगर विच्छेद करके निकालेंगे तो मिलेगा शोक में आकुल। क्या मिलेगा? शोक में आकुल, ठीक है, इसे कहा जाता है शोकाकुल। और यहां पर समास कौन सा आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि कतई नहीं होगा क्योंकि तीसरा पद प्रधान है नहीं, तारीफ की बातें है नहीं कि कर्मधारय करें। अव्ययी भाव समास तब होता जब किसी अव्यय का इस्तेमाल होता, किसी उपसर्ग प्रत्यय का इस्तेमाल होता, तब आप इसको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते, अन्यथा यहां रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा है शीतर्तु, ठीक है। शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? आइए बनाते हैं पहले। शीतर्तु का सिंपल तो है शीत धन ऋतु। क्या हो जाता है दोस्तों? शीत धन ऋतु बराबर क्या हो जाता है? शीतर्तु हो जाता है। कहानी तो तब बनती है जब ये पूछता है कि दोस्तों यहां पर संधि कौन सी होती है, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मर्षि में, जैसे मैंने पढ़ाया था ब्रह्मर्षि में क्या होता है? महर्षि, ठीक है। महाधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि यही ले लीजिए, चलिए महाधन ऋषि, तो ये हो जाता है महर्षि, ठीक है, महर्षि। तो बताया था मैंने कि जहां कहीं भी अर आ जाए, क्या आ जाए? अर आ जाए, वहां पर आपका गुण संधि होता है। उसी प्रकार से शीतर्तु में अर आ रहा है और जहां कहीं भी अर आ जाए आप इसको भी याद रखेगा, ये भी आपका गुण संधि के अंतर्गत ही रखा जाता है। पूछे क्या पूछा है? ये सब में सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आप यहां से मैच करा लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, एक चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कुछ शीतर्तु 16 नंबर नहीं दिया है, चलिए मेरे पास आंकड़ा भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहां से कोई एक स्लाइड दोस्तों आपकी गायब है, चलिए कोई बात नहीं, सीधे आ जाते हैं दोस्तों 17 नंबर पे। 17 नंबर लिख रहा है दोस्तों कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द का अब पहले बताइए प्रत्यय लगता कहां है? प्रत्यय लगता है दोस्तों अंत में, प्रत्यय लगता है अंत में। जैसे मैं यहां बात कर दूं दर्शनीय, तो दर्शनीय में क्या हो जाएगा दोस्तों? ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहां पर ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और दुर्गुण में आपको पता होगा दुर धन गुण होता है, तो दुर धन गुण बराबर क्या हो जाता है? दुर्गुण हो जाता है। और ये जो दुर शब्द है दोस्तों, ये प्रत्यय नहीं, ये पहले लगा है, तो पहले लगा तो ये उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? पहले लगने वाला क्या होता है? उपसर्ग होता है, ठीक है। तो जब उपसर्ग हो गया तो आपसे पूछा क्या प्रत्यय रहित कौन सा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा? प्रत्यय रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है। ऐसे आप देखिए भिक्षुक में क्या हो जाएगा दोस्तों, भिक्षुक में भिक्षाधन उक, ठीक है। तो याद रखा भिक्षुक में उक नाम का प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है तो प्रत्यय कम से कम लगा तो है प्रत्यय, इसको याद रखेगा। और कर्तव्य याद रखेगा क्रिय धातु से बनता है और कर्तव्य में तव्य आ जाएगा दोस्तों, त्रव्य आ जाएगा, ठीक है ये हो जाता है। तो ये तो अलग चीजें, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों, उपसर्ग लगता है हमेशा प्रारंभ में, कहां लगता है, प्रारंभ में, ठीक है। और प्रारंभ में याद रखेगा पराजय में क्या हो जाएगा दोस्तों, पराधनजय, ठीक है पराधनजय, जय का उल्टा क्या होता है, पराजय, तो परा होता है यहां पर, ये मैं आपको पढ़ाया भी हूं, याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए करा यहां पर खाली स्थान दिया जा रहा है, आपको खुद से फिल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है, समान भूतकाल का वाक्य कौन सा है, ठीक है। अच्छा ये पूरा वाक्य ही है, ठीक है, सामान्य भूतकाल। देखिए वर्षा हुई, अच्छा शायद वर्षा हुई, शायद लगाने की वजह से दोस्तों ये संभाव्य हो गया, क्या हो गया, ये संभाव्य हो जाएगा, ठीक है। वर्षा अभी अभी हुई, ठीक है, तो अभी अभी हुई, अच्छा और कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। देखिए यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों, यहीं पर आपका सामान्य वर्तमान काल भूतकाल हो जाएगा कि वर्षा हुई, वर्षा हो चुकी है। अब यहां पर बाकी आपका खाली डिस्क्राइब करके समय नष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो वर्षा अभी अभी हुई, यहां जैसे इसमें तो मान लीजिए संभाव्य हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, जब कहीं जैसे अभी अभी, मतलब अभी अभी ट्रेन चली गई, अभी अभी वो आया था, मतलब इस तरह के जब होते हैं ना, तब वहां पे आसन्न होता है, क्या होता है, आसन्न। अब आसन्न भूतकाल भी हो सकता है और आसन्न वर्तमान काल भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से होता है अभी अभी के लिए, ठीक है। और कुछ समय पहले हुई तो हो चुकी थी, तो अब जाहिर सी बात है मामला खत्म हो चुका है, तो याद रखिएगा ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, सामान्य भूतकाल पूछा है, इसलिए दोस्तों आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा, ये औरों से ज्यादा सही उत्तर है और सही भी है, आप देख पा भी रहे हैं, ठीक है, कि यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हथियाना चिकनाना, ध्यान से पढ़िएगा, हथियाना चिकनाना एक किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है, हथियाना, ठीक है। अब देखिए आपको क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया भी बताया गया, लेकिन वहां क्रिया जरूरी है, ठीक है, हथियाना कोई क्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्रिया जो है दोस्तों, ये नाम धातु की क्रिया है, हथियाना चिकनाना, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बनता किससे दोस्तों, देखिए ये बनता है, देखिए अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हाथ से बनता है हथियाना, हाथ से क्या बनता है, हथियाना। और हाथ कोई, हाथ क्या क्रिया है क्या, ये क्रिया तो है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसीलिए आप कभी प्रेरणार्थक क्रिया मत करिएगा, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया मत करिएगा, एक तो हो गया। उसी तरह से दोस्तों चिकना, चिकना शब्द जो है, चिकना जो शब्द है इससे बना है चिकनाना, चिकना से क्या बना दोस्तों, चिकनाना बना है, ठीक है, चिकनाना बना है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा यौगिक क्रिया क्या हो जाता है दोस्तों, यौगिक क्रिया देखिए तब होता है जैसे आपने बोल दिया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जैसे ले लिया रोना धोना, ठीक है, अरे भाई उनके घर रोना धोना मचा हुआ है, तो रोना धोना क्या है, यौगिक क्रिया, ठीक है। चलना फिरना, चलना फिरना, ठीक है, चलना फिरना, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे घूमना टहलना, घूमना घूमना टहलना, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों टहलना, तो याद रखें दोस्तों ऐसे हो जाता है दोस्तों, जब आपको ऐसे जो है आता है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, ये आपका यौगिक क्रिया माना जाता है। और संयुक्त क्रिया, ये तो आप मान लीजिए इसमें पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा तब आप संयुक्त क्रिया समझेंगे। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं, कितने विशेषण विशेष हैं दोस्तों, गजब बात कर दिया। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं पहले विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग जो है आगे बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए ढूंढने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा विशेषण कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या करे, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करे दोस्तों, इन दोनों की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषता बताने वाला, विशेषता जो बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। और याद रखिएगा जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी
जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है विशेष्य। तो देखिए हमको ये ज्यादा ढूंढना आसान है जैसे विशेष्य, ठीक है, कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। यहां पर दोस्तों अगर मैं पूछूं कि विशेषण क्या है, तो देखिए पहले विशेषता क्या है, जैसे भलाई तो विशेषता होता है ना, ठीक है, भलाई विशेषता होता है। महान क्या है दोस्तों, ये महान शब्द भी जैसे किसी की महानता बता रहा है, भला हो गया, भलाई हो गया, महान हो गया, ठीक है। उचित भी क्या दोस्तों, उचित भी क्या है, ये भी आपका विशेषण है, ठीक है, कि यह बात उचित है, अनुचित है। और संयमित भी क्या दोस्तों, संयमित भी आपका विशेषण है। तो दोस्तों ये चार आपके विशेषण नजर आते हैं क्योंकि ये विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये शब्द लोग दे रहा है ना, जो लोग दे रहा है, लोग, ये लोग क्या हो जाता है, लोगों की विशेषता तो बताई जा रही है। क्या लिखा है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष से कहा जाता है। तो ये भाई ये किसकी, जैसे भले और महान किसकी विशेषता है, लोगों की विशेषता है, तो लोग विशेष से हो जाएंगे। और उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा क्या करते हैं, तो व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो व्यवहार भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका विशेष से हो जाता है। तो लोग और व्यवहार विशेष से हो जाएगा, मतलब चार विशेषण और दो विशेष यहां नजर आ रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आपको क्या लगा, हमेशा एक ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, 10 तक चीजें आसान थी, अब आपके सामने और कठिन से कठिन सवाल आएंगे, ठीक है, और कठिन से कठिन, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड हम यहां से मैच जरूर करा देंगे, आपके अंदर से हेजिटेशन जरूर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा दोस्तों, ये आपका यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी मजा आता है दोस्तों इस तरह की चीजें पढ़ने में। करा लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, पढ़िए ध्यान से, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है दोस्तों। देखिए संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया से, प्रत्यय से। देखिए क्रिया से तो है नहीं, ठीक है, कंफर्म नहीं है, प्रत्यय से नहीं होगा, सर्वनाम से भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यार सर्वनाम में जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कराते हैं। लोभी लोभ से बना हुआ है, ये संज्ञा विधि से निर्मित है दोस्तों, याद रखेगा, जो लोभी है ये संज्ञा विधि से निर्मित है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। जैसे सर्वनाम विधि से कब हो जाता, सर्वनाम विधि से तब होता जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दे ऐसा वैसा जैसा, कुछ ऐसा शब्द दे दे, ऐसा वैसा, ठीक है, तो याद रखेगा तब उसे कहा जाता है ये सर्वनाम विधि से जो है निर्मित माना जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग है, ठीक है। ऐसे विशेषण का भी आ जाएगा, विशेषण से निर्मित और प्रत्यय से भी निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। कल मैंने आपको सर्वनाम का 6 भेद बताए थे, ठीक है। 6 भेद में आपको पुरुषवाचक बताया गया था, निजवाचक बताया गया था, प्रश्नवाचक, ठीक है। अच्छा पहले एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला मैंने बताया था दोस्तों पुरुषवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा मान लीजिए हो गया निजवाचक विशेषण, ठीक है, निजवाचक। तीसरा मान लीजिए हो गया आपका निश्चयवाचक, क्या हो गया, निश्चयवाचक। चौथा आपका क्या हो गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक, क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो ऐसे करते चलिए, ठीक है, ऐसे करते चलिए। तो ये हो गया आपका यहां पर विशेषण, ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाइए। इसके अलावा दोस्तों फिर आ जाता आपका प्रश्नवाचक विशेषक, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषक, ठीक है, तो याद रखेगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और एक और छूट रहा है ना दोस्तों, फिलहाल यहां पर याद रखेगा ये गुणवाचक विशेषण नाम की कोई चीज यहां पर नहीं होती, गुणवाचक नहीं होता। एक छठे नंबर पे दोस्तों कौन सा है जो यहां पर आपका स्किप हो रहा है, भाई बताइए जल्दी से बड़ा आसान आसान स्किप हो जाता है। पुरुषवाचक, देखिए संज्ञा के कुल, अभी याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा तो जाएगा कहां, सब दिमाग में रहता है, ठीक है। संज्ञा में कुल 5 पढ़ते हैं, सर्वनाम में कुल 6 पढ़ते हैं। सर्वनाम में कितने पढ़ते हैं दोस्तों, कुल 6 पढ़ते हैं, ठीक है। और उसका याद रखेगा जो आपसे वो पूछा था, कारक का पूछा था, कारक का दोस्तों हम लोग 8 पढ़ते हैं। कारक में हम लोग कितना पढ़ते हैं दोस्तों, कारक में हम लोग 8 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और एक संबंधवाचक, ऐसे है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कई कई बातें यार स्किप कर जाती हैं। आजकल मैं देखता हूं कि चीज़ें, विषय का लोड इतना ज़्यादा हो गया ना कि अलग अलग विषय को देखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और हो जाती हैं गलतियाँ। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। जैसे अभी कल मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर, और कल करंट अफेयर में क्या घटना घटी कि एक प्रश्न आ गया सलमान रुश्दी की रचना, हमें एट ए टाइम भूल गया, एकदम दिमाग में नहीं आया। बाद में जब क्लास खत्म हो गया, जैसे खत्म हुआ क्लास वैसे याद है एसेज ऑफ ट्रूथ। मैं रास्ते में बोल रहा था कि ट्रूथ है, ट्रूथ है, ट्रूथ है, ट्रूथ है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था ट्रूथ में क्या है,
ट्रुथ में क्या है, नहीं एकदम याद ही नहीं आया था। कोई बच्चा बोल रहा था सर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की दोस्तों रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो फिर बाद में आया एसेज ऑफ ट्रुथ, उनकी रचना थी, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी, ठीक है, जिसके लिए चर्चा में थे, ठीक है। तो रहता है, दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आ जाएगा, ये भी याद आ जाएगा आपको, पढ़ाने तक में याद आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। तो लिख रहा है उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल से में कौन सा वारक है, ठीक है, उसने उसे छल से पराजित किया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद रखिएगा यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा यह आ जाएगा कर्ण, क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ण कारक यहां पे आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कर्ण कारक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा, याद रखिए क्रियार्थक संज्ञा जहां होगी दोस्तों, वो सदा हमेशा वह एक वचन होता है और पुल्लिंग होता है। एकदम ये मतलब तो एकदम रटने वाला सवाल है, इसको तो आप रट लीजिए, क्योंकि इसका कोई ना तो ट्रिक है ना कोई तरीका, ये नियम है, तो नियम को तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा क्या रहता है, एक वचन पुरुष होता है, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैसे रहता है दोस्तों, तो जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल कर लूं कि चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है दोस्तों, लाभदायक होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, लाभदायक होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्रियार्थक संज्ञा होता है ना, क्रियार्थक संज्ञा जो होता है दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, एकदम एक वचन पुल्लिंग होता है, ऐसा होती नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, लाभदायक होता है या लाभदायक है, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए करा है, इनमें से निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, जो समानार्थी है, ठीक है। जैसे पार्वती का मैं, जैसे व्यावहारिक का अव्यावहारिक दोस्तों, ये तो विलोम दिया है, क्या दिया है, विलोम दिया है कि एक का उल्टा दूसरा है। शेर का शेरनी, ये भी आपका विलोम ही है, ठीक है, ये विलोम ही है, ठीक है। शेर का उल्टा शेरनी, लड़का का लड़के, नहीं लड़का का लड़के तो बहुवचन दे दिया दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। पार्वती का महेश्वरी, याद रखिएगा माता पार्वती को ही क्या कहा जाता है, महेश्वरी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, या गिरिजा कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, महेश्वरी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये लड़का और लड़के क्या हो जाएगा, यहां पर आपका एक वचन बहुवचन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक वचन बहुवचन दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, क्या है, समरूपी भिन्नार्थक कौन है, देखिए अनुचर का तात्पर्य नौकर होता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों समानार्थी हो गया ना, या पर्यायवाची हो गया, ठीक है। आदि का उल्टा अंत होता है, ये आपका विलोम दे दिया, ठीक है, विलोम दे दिया। अभिनय को नाटक कहा जाता है, ये भी आपका समानार्थी हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, समरूप भिन्नार्थक पूछा है। याद रखेगा यहां पे जो शब्द अवधि दे रहा है, अवधि और अवधि, ठीक है। तो याद रखेगा दोनों अलग है। एक अवधि का तात्पर्य क्या होता है, समय होता है, और एक अवधि क्या होती है दोस्तों, भाषा होती है या बोली होती है, भाषा बोलिए या बोली बोलिए, ठीक है, बोली होती है, भाषा नहीं कहिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। समय विशेष और क्षेत्र की बोली है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, करा निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, ठीक है। खाली बताइए अनेकार्थक कौन सा शब्द है, ठीक है। अनेकार्थक, साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। अनेकार्थक का तात्पर्य क्या होता है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहां मैं बात करूं दोस्तों अंबर का, तो अंबर के पता है, आपको पता है कि अंबर का तात्पर्य सर आसमान होता है। अंबर का तात्पर्य क्या होता है, आसमान, चाहे आप उसको आसमान कहिए, चाहे आप उसको आकाश कहिए, चाहे आप उसको व्योम कहिए, ये सब मतलब वो है पर्यायवाची है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंबर, ठीक है। तो अंबर का ये होता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि अंबर का तात्पर्य वस्त्र भी होता है। क्या होता है, शायद नहीं पता, लेकिन आप याद रखिए, ठीक है, कि अंबर का तात्पर्य क्या होता है, वस्त्र भी होता है। और एक अंबर का तात्पर्य दोस्तों बादल भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अंबर का तात्पर्य बादल भी होता है, क्योंकि ये अनेकार्थी है, इसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, ठीक है, इसीलिए तो इसे अनेकार्थी कहा गया। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर फिलहाल आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बूढ़ा न हो उसे कहा जाता है। जैसे आप किसी से आशीर्वाद लेते हो, तो कई बार आपको आशीर्वाद मिलता है अजर रहो अमर रहो, अजर अमर रहो, ठीक है। तो अजर अमर माने क्या होता है दोस्तों, अजर का तात्पर्य होता है
जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अजर, ठीक है। और जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो, याद रखिएगा, न हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अमर। तो ये दो तरह का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा अजर, क्या हो जाएगा, अजर आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दूसरे, जो दूसरों के अंदर दोष ढूंढता हो उसे कहा जाता है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा जो दूसरों के अंदर दोष को ढूंढता है, ढूंढने वाले को दोस्तों छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिद्रान्वेषी, जो दूसरों के अंदर दोष ढूंढता हो। और याद रखिएगा जिसके अंदर दोष हो, ठीक है, वैसे नहीं बोलेंगे, छिद्रादोषी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। दूरदर्शी, जो दूर की चीजों को देख लेता हो, ठीक है। जो हर बात की आलोचना करता है वो आलोचक होता है। आलोचना करने वाला क्या होता है, आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, यह आलोचक कहलाता है। और दूरदर्शी किसे कहा जाता है, दूरदृष्टि वाले को, ठीक है। दूरदृष्टि वाले को, दूरदृष्टि वाले को क्या कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी सब याद रखिएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। और छिद्रान्वेषी ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। जंगल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। जंगल के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों जंगल के कौन कौन से अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जंगल का तात्पर्य क्या होता है, तो जंगल का तात्पर्य होता है विपिन, क्या होता है, विपिन। जंगल का तात्पर्य होता है अरण्य, क्या होता है, अरण्य, ठीक है। जंगल का तात्पर्य होता है कांतार, क्या होता है, कांतार, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी जंगल की पर्यायवाची मैं बता रहा हूं, ठीक है। जंगल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं इसको याद रखिएगा, ठीक है। जंगल का तात्पर्य होता है कानन, क्या होता है, कानन, कानन माने भी क्या होता है, जंगल, ठीक है। इसके अलावा आप एक नॉर्मल शब्द में भूल गया, वन, वन माने भी क्या होता है दोस्तों, जंगल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी जो नाम है दोस्तों, ये नाम किसके हैं, इससे संबंधित। प्रमोद माने दोस्तों खुशी होता है, खुशी, हर्ष, उल्लास, ठीक है, ये सब होता है। तो यहां याद रखिएगा दोस्तों ये कांतार जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका कभी कभी देता है जंगम, क्या देता है दोस्तों, जंगम, और जंगम का विलोम पूछता है, ठीक है। विलोम पूछता है, इसका विलोम, ठीक है। तो याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। जंगम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अस्थावर होता है, क्या होता है, अस्थावर। जंगम का विलोम अस्थावर होता है, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा तरंग का पर्यायवाची शब्द है, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है भाई, आइए तरंग का पर्यायवाची बताता हूं आपको। तरंग, तरंग कहा जाता है, तरंग कहा जाता है दोस्तों लहर को। तरंग कहा जाता है ऊर्मी को, किसको कहा जाता है, ऊर्मी को, ठीक है। तरंग कहा जाता है, जैसे तरंग हो गया, लहर हो गया, ऊर्मी हो गया। एक शब्द बहुत अच्छा, वीची, 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 ठीक है। वीची, वीची याद रखिएगा, वीची। या दोस्तों उल्लोम, ये आप नहीं जानते हैं, उल्लोम याद रखिए, ये उल्लोम बड़ा अच्छा शब्द है, और वीची भी बहुत अच्छा शब्द है। ये दोनों को लहर कहा जाता है, ठीक है। या आपने देखता हो लहरें हिलोर मारती हैं तो हिलोर भी कहा जाता है, ठीक है, हिलोर। ये सभी नाम किससे संबंधित हैं, ये तरंग से संबंधित है, ठीक है। पुष्कर कहा जाता है जलाशय को, पुष्कर किसे कहते हैं, जलाशय को कहा जाता है, ठीक है। कूल दोस्तों नदियों के किनारा को कहा जाता है, कूल माने क्या होता है, किनारा होता है। और जलधि माने क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र को कहा जाता है। यहां पे आपका उर्मी हो जाएगा, उर्मी दोस्तों ये लहर को कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कर संकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों। यहां पे देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं, संकीर्ण, बहुत सारे बच्चों ने संकीर्ण का विलोम कर लिया विकीर्ण, विकीर्ण नहीं दोस्तों, संकीर्ण का विलोम हो जाता है विस्तीर्ण, क्या हो जाता है, विकीर्ण नहीं दोस्तों, क्या होगा यहां पर, विस्तीर्ण होगा। कैसे लोगों ने क्या कर दिया, ज्यादातर लोगों ने विकीर्ण कर दिया, विकीर्ण मत करेगा दोस्तों, विकीर्ण आपका क्या हो जाएगा, गलत दिया है, ठीक है। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और विकीर्ण किसका होता है, विकीर्ण का, देखिए अगर विकीर्ण आपको जानना हो कि सर विकीर्ण कब होगा, तो विकीर्ण विलोम होता है एकत्र का, ठीक है। एकत्र यानी एक स्थान पे जुटा के रखना, और जब उसको छिटका देंगे तब उसको विकीर्ण कहा जाता है। ये विस्तीर्ण है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह विस्तार का क्या होता है दोस्तों, विस्तार, तो विस्तार का उल्टा करेंगे तो विस्तार का होता है संक्षेप। विस्तार का क्या होता है भाई, विस्तार का होता है संक्षेप, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सभी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत ज्यादा बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 किया, लेकिन समझिए आज गलती कर दिया कोई बात नहीं, आज तो नंबर कटे ना कटे अलग बात है, लेकिन कल अगर आप गलती करेंगे तो कल आपका नंबर जरूर कटेगा, और शायद आप एक आध नंबर से जो रुक जाते हैं वो इसी वजह से रुक जाते होंगे, ठीक है।
इसको देख के सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों, ये बताना। ठीक है, तो लिख रहा है चूर्ण। चूर्ण दोस्तों क्या है, तत्सम, क्योंकि चूर्ण का जब आप तद्भव बनाएंगे तो यहां हो जाता है चूरन। क्या हो जाता है, चूरन। छिद्र का दोस्तों क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, छेद हो जाता है। और ज्ञान का क्या हो जाता है, ज्ञान ऐसे लिख दिया जाता है। छत नहीं होता दोस्तों, छत जो है दोस्तों ये आपका तद्भव है। छत क्या है, ये आपका तद्भव है। अब बात आता है दोस्तों कि छत का अगर आप तत्सम पता करते हैं तो छत का तत्सम क्या निकल कर आएगा। तो याद रखें दोस्तों, छत का तत्सम होता है, बस लिखा ऐसे ही रहता है, लिखने का स्टाइल बदल जाता है। ठीक है, छत का तत्सम हो जाता है छत, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छत, याद रखेगा ये ऐसे हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने ज्ञान को, ज्ञान ओरिजिनल में ऐसे लिखा जाता है और डुप्लीकेट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये मिस्टेक है, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से तद्भव की पहचान करिए। किसकी पहचान करिए, तद्भव की पहचान करिए। ठीक है, आइए पहचान करते हैं। प्रस्तर माने क्या होता है दोस्तों, प्रस्तर माने होता है पत्थर। क्या होता है, प्रस्तर माने पत्थर। ठीक है, जामुन दोस्तों याद रखेगा ये आपका तद्भव है। क्या है, ये आपका तद्भव है। अब जब तद्भव होगा तो आपका मन ये भी जानने का होगा कि सर तत्सम क्या होगा। तत्सम होता है जाम्बुन। क्या होता है दोस्तों, जाम्बुन होता है। ठीक है, जाम्बुन होता है, जामुन नहीं होता दोस्तों। इसका तत्सम क्या निकल कर आता है, जाम्बुन होता है, जाम्बुन। ठीक है, तो याद रखिएगा जाम्बुक, जाम्बुक। ठीक है, जाम्बुक हो जाता है। तैल दोस्तों याद रखिएगा तत्सम होता है, तैल का तद्भव होता है तेल, और पौत्र का होता है पुत्र। ठीक है, पौत्र का पोता कर लीजिएगा, पुत्र का होता है, पौत्र का पोता कर लीजिएगा। ठीक है, पोता को पौत्र कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वैसे कई बार पौत्र को लोग पुत्र भी लिखते हैं, तो इसको भी आप लिख करके लिख ही लीजिए, क्या पता परीक्षा में कुछ गड़बड़ी कर दे। ठीक है, वैसे आप याद रखिएगा पूत का ना ही करिए यार। ठीक है, क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूं मत करिए, क्योंकि जो पुत्र शब्द होता है ना, ये पुत्र शब्द ये तत्सम है, और पुत्र का हो जाता है दोस्तों पूत। क्या हो जाता है, पूत। पुत्र से पूत बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना, इसलिए इधर जाके चेक करना पड़ता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। पता चला मैंने रिकॉर्डिंग किया और पूरी आवाज जो है गायब हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है, दशानन कैसा शब्द है दोस्तों, तो मैंने बताया था दशानन दोस्तों क्या है, दशानन का नाम लेते ही आपके मन में रावण की छवि आ जाती है। ठीक है, और जब कहीं पर्यायवाची होता है तो आप जानते हैं पर्यायवाची वाले को हम कहाँ रखते हैं, इनको योग रूढ़ में रखा जाता है। किसमें, योग रूढ़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। और रूढ़ में क्या होता है, रूढ़ में ऐसे शब्द आते हैं जिनका खंडन न हो सके, जिनका विभाजन न हो सके। और यौगिक में ऋण शब्दों से बने हुए कोई शब्द आते हैं, दो या दो से अधिक ऋण शब्दों से बने हुए शब्द जिनका एक नया अर्थ होता है। ठीक है, कुछ अलग अर्थ होता है। ठीक है, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर कौन सा है वो बताना। ठीक है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी और धोबिन। तो याद रखिए दोस्तों, धोबिन जब लिखा जाता है तो यहां पर कैसे लिखा जाता है, धो लिखते हैं, फिर ब पे छोटी ई की मात्रा होती है। किसकी होती है, छोटी की मात्रा, और तब ये जाता है सही। ठीक है, तो लोग जनरली भी गलत कर देते हैं इसको, लेकिन आप सही करिएगा। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, पहले देख लीजिए आकर कितने कितने होते हैं, मैं आपको बता ही दे रहा हूं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा जब हम सांस को अंदर लेते हैं और उससे जो ध्वनि पैदा होती है, जैसे य, र, ल और व, ये चार होते हैं दोस्तों। याद रखेगा ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जब हवा बाहर आती है तो गर्म हवा बाहर आती है। ठीक है, श, ख, श, ह, आप देखिएगा हाथ लगा के गर्म हवा आती है, इसलिए इसको ऊष्म कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों श, ख, श। ठीक है, तो स हो गया, ख हो गया, फिर स हो गया, फिर ह हो गया, स, ख, स, ह ये रखे जाते हैं। तो ये चार और ये चार मिला के कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। तो यहां पर क्या कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे संयुक्त कर देता तो छत्र ज्ञ स्र कर लेते और 4 वो भी आ जाते, तो 8 4 12 हो जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कर बिहारी सतसई ये किस भाषा की रचना है, बिहारी सतसई दोस्तों ये किस भाषा की रचना है। अच्छा, वो वाला सवाल हमको याद आ गया, सर्वनाम वाला। सर्वनाम में क्या था दोस्तों, ठीक है, सर्वनाम वाला देखिए सवाल याद आ गया अभी अचानक से, तब से एक दिमाग को भेजा था, जाओ पता करके आओ। ठीक है, एक निजवाचक होता है, एक पुरुषवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, और एक संबंधवाचक होता है। मैं आपसे बोला भी तो था कि शायद यही होता है, लेकिन दिमाग से उतर रहा था, अब कंफर्म हो गया, दिमाग ने बता दिया भैया जो आपने बोला था वही आपका सही है। ठीक है, तो ये सर्वनाम के भेद थे
दोस्तों इसको याद रखेगा, ठीक है। अब आप यहाँ मत समझ लीजिएगा ये क्या थे दोस्तों, ये सर्वनाम के भेद थे जो मैं आपको एक दिमाग भेजा था याद करने के लिए। चलिए आज ये दोस्तों बिहारी सतसई, बिहारी सतसई दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है और जिसकी रचना किसने किया है, कविवर बिहारी लाल जी ने किया। किसने किया है, कविवर बिहारी लाल जी ने किया है। पता बिहारी लाल को हम गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, ये गागर में सागर भरने वाले कवि थे, गागर में सागर भरने वाले कवि। आपको मतलब है गागर में सागर भरने वाले का तात्पर्य क्या होता है, याद रखेगा, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात कर देना। एक गागर में क्या पूरा समुद्र भरा जा सकता, नहीं, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात कर देना, ये कविवर बिहारी लाल की कला थी। तो बिहारी सतसई जो लिखा गया दोस्तों, ये ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा से संबंधित रचना है, ब्रज भाषा से संबंधित रचना है, इसको आप याद रखेगा। इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी बोली नहीं है दोस्तों, इसमें से क्या एक पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, ठीक है। पूर्वी हिंदी बोली में दोस्तों आपको पता होगा मगही वगैरह आते हैं, ठीक है, याद रखेगा। बघेली इसमें नहीं आता है, खड़ी बोली भी आ सकता है, मारवाड़ी भी आएगा और भोजपुरी भी आएगा, लेकिन आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो मारवाड़ी दोस्तों ये आपका किसमें है, सॉरी क्या है, पूर्वी हिंदी बोला तो बघेली हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बोला क्या शायद, तो देख लीजिएगा। देखिए आप ऐसे समझिए, पूरब की दिशा की तरफ बोली जाने वाली बोली को पूर्वी बोलते हैं और पश्चिम की दिशा की तरफ बोली जाने वाली बोली को पश्चिमी बोलते हैं। तो पश्चिमी में दोस्तों जैसे मारवाड़ी है, ये राजस्थान में बोली जाती है। तो राजस्थान अपने देश में कहाँ पर है, पश्चिम में है ना, तो सिंपल याद रखेगा। खड़ी बोली भी पश्चिमी है और भोजपुरी भी, भोजपुरी को मत शामिल करें यहाँ पे, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी में भले है लेकिन उसको भी कुछ हद तक इधर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बघेली हो जाएगा, जो पूरी तरह से क्या मानी जाती है, यह आपका इस साइड आपकी समझ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है बघेली वगैरह, तो आप जबलपुर वगैरह क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको इस बोली का जो है सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा, आप इसको अटेंड करते रहिए, अपने हिसाब से आप अपने अच्छे अच्छे जवाब भी देते चलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।